नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था। इसका अपडेट आपको मैं बताने के लिए आया हूं। और दूसरा, अगला कदम मेरा क्या होगा, अगला कदम एआईटीओ का क्या होगा और हम लोग क्या विचार कर रहे हैं, उन तमाम जानकारी को आपको हम बताएंगे। और आप लोगों से गुजारिश, एक छोटा सा मदद चाहिए आप लोगों से। और दिमाग में ये मत सोच लेना कि पैसे की मदद, बिल्कुल 1 रुपए भी पैसे की मदद नहीं चाहिए हमें। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। और क्या होगा ये वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस जब लिस्ट होता है ना, कि भाई आपका केस को लिस्ट कर दिया गया है। इसके बाद जो पहला बहस होती है उसमें जज साहब ये देखते हैं कि इस केस को सुना जाए या नहीं सुना जाए। और वहां पे वो क्षणिक टाइम दिया जाता है। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की कभी सुनवाई स्टार्टिंग वाला जब केस को लिस्ट करना होता है तो लोग लाइन लगा के लगे रहते हैं और लगातार रिजेक्शन आते हैं। कि वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये समझा दिया जाए कि भाई इस केस के अंदर में किसी न किसी तरह समस्याएं हुई है। क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि भाई हाई कोर्ट ने इन्हें इन्हें डिसमिस किया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर रीजन से डिसमिस किया होगा। तो कुछ ऐसा पॉइंट रहता है जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट सुनने का प्रयास करती है। तो जैसे ही हम लोग का केस सामने आया जज साहब के सामने, तो जज साहब ने एक पॉइंट्स को बोला कि देखिए, ग्रुप डी में आईटीआई को हटाया नहीं गया है, रखा भी गया है, एग्जाम आप भी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और जैसे हम लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे बात रखने हटाने की नहीं है, बात है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैसे वहां पे इंक्लूड किया जाएगा। और रेलवे ने पहले से ऐसा बता रखा है। तो समझ लीजिए कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गौर नहीं किया गया। और यही हमारी एक मिस्टेक हो गई कि पहला पॉइंट था हम लोग का कि भाई 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया और 2 जनवरी की इन्होंने बदलाव किया है। इस वाला पॉइंट पर कंफ्लिक्ट था और इसको लेकर जज साहब ने ये समझा कि भाई 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, 2 तारीख को बदलाव किया गया, लेकिन बदलाव में आपको हटाया नहीं गया है। इस बात को उन्होंने मतलब इस तरह से समझा। और जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल वाली बातें थी शायद वो स्पष्ट नहीं हो पाया या वो उस पर केंद्रित नहीं कर पाया और चीजों को डिसमिस कर दिया गया। मतलब हमारा केस को वहां से डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, ये बस 1 मिनट के अंदर में ये घटना घटा था। रिकॉर्डिंग भी है लेकिन इतना कम सेकंड का है कि उसको डालना ही उचित नहीं है, समझ में नहीं आएगा। बहुत छोटी सी टॉकिंग है। ठीक है, अब अगला कदम क्या है कि देखिए, जिस चीज के लिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जिस चीज के लिए शुरू से हम लड़ रहे हैं कि भाई अगर वहां पर टेक्निकल लोगों को जाना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो फिर कैसे नॉन टेक्निकल लोगों को वहां पर रखा जाएगा। मतलब आप 10वीं पास बच्चों को वहां पर रख रहे हैं तो वहां ये भी तो मैंडेटरी नहीं बोल रहे हैं ना कि भाई 10वीं के 10वां तो हर कोई पास करता है, 10वीं के बाद ही डिप्लोमा होता है, बीटेक होता है ना, ग्रेजुएशन होता है। तमाम बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे भी तो फॉर्म भरते हैं। और वहां पे आईटीआई छात्रों को आप उनके साथ बैठा रहे हैं जो एसएससी का तैयारी करते हैं, जो रेलवे के एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं। मतलब एक एक तो पीएचडी करने वाला भी एग्जाम दे रहा था। इस बार आप एग्जाम में देखे होंगे तो कहीं ना कहीं एक छोटे लोअर क्वालिफिकेशन को हायर क्वालिफिकेशन के साथ में आप बैठा रहे हैं, ये उचित नहीं है। हाँ, जिनको बैठना है, लगता है कि नहीं हम आईटीआई वाला जो पोस्ट है उस पर भी जाना चाहते हैं, तो लोग आईटीआई कर लीजिए, उन्हीं को बैठाया जाए। ये हमारा शुरू से ही जवाब रहा है, शुरू से इसी बात को हम कंफ्लिक्ट करते रहे। अब यहाँ पे देखिए, 16 जनवरी को ही एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और ये बिहार का मामला था। क्या था भाई कि सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। बिहार में क्या घटना हुआ था कि फार्मेसी की एक भर्ती निकाली गई, 2400 लगभग पोस्ट है। उसमें क्या था, उस भर्ती में जो फार्मेसी इन डिप्लोमा होते हैं, है ना, जो डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भर्ती निकाली गई। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन किए थे, बी फार्मा किए थे, एम फार्मा किए थे, फार्मेसी इन बैचलर इन फार्मेसी होता है ना, और जो मास्टर डिग्री इन फार्मेसी होता है, मतलब बी फार्मा और एम फार्मा वाले जो बच्चे थे, तो उनका तर्क था कि जब डिप्लोमा वाले बच्चों को आप फॉर्म भरने दे रहे हैं, उनसे तो मेरा हायर क्वालिफिकेशन है, तो मुझे वहां परमिशन दीजिए, उनसे हम बेहतर काम करेंगे। आप क्यों डिप्लोमा ही केवल वहां पे मैंडेटरी करके रखे हैं। और राज्य सरकार, बिहार सरकार ने इस बात को अवहेलना किया, नहीं सुना उम्मीदवारों को बात। तो ये सारे बी फार्मा वाले बच्चे, एम फार्मा वाले बच्चे कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जस्टिस थे हमारे,
ये दोनों जो फोटो दिख रहे हैं यही जस्टिस साहब थे। इनका नाम है जस्टिस एम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा। ये माननीय हमारे न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने फैसला दिया, और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानून बन जाता है। फैसला क्या दिया कि अगर कहीं पे लोअर क्वालिफिकेशन की योग्यता निकाली गई है, वहां पर हायर क्वालिफिकेशन वाले नहीं बैठ सकते। कारण क्या है? क्योंकि आप उससे आपका जो मेंटल लेवल है हाई है। दूसरा है कि जो लोअर क्वालिफिकेशन उनके लिए एक सीमित नौकरी होती है, एक सीमित दायरा होता है कि उनके लिए बहुत जगह भर्तियां नहीं निकाली जाती है। हायर क्वालिफिकेशन वाले कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए दरोगा बनना है, सॉरी आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप दरोगा का भी फॉर्म भर सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी का भी फॉर्म भर सकते हैं, यूपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, सीजीएल का भी तैयारी कर सकते हैं, आप बीएड डीएलएड भी कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक आईटीआई के बच्चा है, क्या यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है? क्या बीपीएससी का फॉर्म भर सकता है? क्या सीजीएल का तैयारी कर सकता है? क्या एनटीपीसी में फॉर्म भर सकता है? तो इसके पास एक सीमित दायरा है जहां पे ये अपना योग्यता को सिद्ध करता है और नौकरी पाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही तर्क रहा कि हायर क्वालिफिकेशन वाले को कभी भी लोअर क्वालिफिकेशन साथ में बैठाना उचित नहीं है, और बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। और इससे पहले बीएड और डीएलएड वाला भी मामला आया था। आपको बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती हो रही थी उसमें आपको गौर करिएगा, जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं तो वो केवल माध्यमिक मतलब जो 10वीं 8वीं के आसपास तक वो पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। 8वीं तक उनको पढ़ाने का अधिकार होता है, और 9वीं 10वीं 12वीं को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो बीएड वाले पढ़ाते हैं। ऐसा ही कुछ था, मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। तो बीएड वाले जो बच्चे थे ना, जो बीएड किए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भाई हम तो बीएड किए, हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पढ़ा सकते हैं, हम तो 12th वालों को भी पढ़ा सकते हैं, तो मुझे भी परमिशन दीजिए 5वीं क्लास 6ठी क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास पढ़ाने के लिए, और हम डीएलएड वाले से हायर क्वालिफिकेशन हम बढ़िया पढ़ा सकते हैं। तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि भाई आप हायर क्वालिफिकेशन है, आपको जो पद दिया जाएगा, जो आपके डिजिग्नेशन है वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए है, आप उधर पढ़ाइए। अब डीएलएड वाले बच्चे कहां जाए? जब आप ही यहां पढ़ाएंगे तो डीएलएड फिर क्यों है? क्यों डीएलएड कराएगा सरकार? केवल हमारा बीएड ही रहा था। तो यहां भी तर्क देके लोअर क्वालिफिकेशन में हायर क्वालिफिकेशन को बैठने नहीं दिया गया था। और सेम चीज है रेलवे ग्रुप डी में हो रहा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं करके और उसके साथ आप आईटीआई को भी मौका दे रहे हैं, तो या तो दो में से एक कर लीजिए, या तो 10वीं ही रखिए, आईटीआई को वहां से पूरी तरह से हटा दीजिए। नहीं तो अगर आप आईटीआई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले बच्चे चाहिए हमें और टेक्निकल पद हमारे यहाँ है, तो फिर तो वहां पर आईटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। या उनके सीटों को आरक्षित करिए कि भाई इतने सीटों पर आईटीआई ही रहेंगे, बाकी सीटें आप नॉर्मल क्वालिफिकेशन के लिए आप जनरल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब हम लोग का जो स्टैंड था बिल्कुल क्लियर अब हो चुका है कि हम लोग उस तरीके से अब नहीं लड़ेंगे जो लड़ाई था कि भाई 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 2 तारीख का बदलाव हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये गलत होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद भर्ती में बदलाव नहीं कर सकते, ये पॉइंट पर हम लड़ रहे थे। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब ध्यान देता तो शायद ये चीजें हो सकती थी, लेकिन एक रेलवे के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमने तो नोटिफिकेशन 20 को निकाला था, तो ऐसे कई सारे रेलवे एविडेंस वहां दे देता है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई हायर क्वालिफिकेशन को लोअर क्वालिफिकेशन साथ कैसे बैठा सकते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वहां पे, ये नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो इस मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसके लिए हमें कम से कम 10 बच्चों की आवश्यकता है ना। देखिए लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना, हम दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके लिए। इस बात को स्मरण रखिएगा। पूरे देश के हजारों की संख्या में शिक्षक है, हजारों की संख्या में लोग रेलवे का कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन आप देखिए इस केस में कौन कौन मदद कर रहा है और किस तरीके से मदद कर रहा है। कोई चाहता है कि चीजें स्पष्ट हो जाए? नहीं चाहता। आप लोग जो टीचर आपको पैसा वाला दिखते हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियों से घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, वो कैसे बना है? आपके पैसे से बना है, आपने उनको पैसा दिया है। और ऐसा नहीं है कि वो विष्णु का अवतार है, साक्षात ब्रह्मा का अवतार ले लिए हैं कि उनको उन्हीं के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऐसा तो है नहीं। और ना ही किसी एक टीचर के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो जितने भी टीचर है सबके कुछ ना कुछ बच्चे सेलेक्ट ही होते हैं, तो मतलब टीचर से तो नौकरी मिलता नहीं है, स्पष्ट है। लेकिन कई सारे टीचर झूठ सांच बोल के अपना काम धंधा चला रहे हैं। तो आप उनको पैसे देकर बड़ा किए, लेकिन वो आपके लिए नहीं सोचते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं अगर सोच रहा हूं तो थोड़ा सा आप मुझे मदद करिए, मदद पैसे से मत करिए। मैं जानता हूं कि पैसे मांगना सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम है। जितना हो सकता है हम लोग, वकील साहब है, तमाम लोग हैं, मिलकर कुछ आपस में सहयोग करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, मान लीजिए बहुत खर्च हो रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग मतलब
इतने हम तो सोचे ही नहीं थे यार, हम केस में ही नहीं आते कि जो अपने साथी भी है ना, जो आईटीआई के कॉलेज चलाते हैं, आईटीआई का चैनल चलाता है सब, उनके मुंह में दही जमा हुआ है और जब मुंह खोलता है तो सड़ा हुआ बोलता है सब। मतलब बहियात तरह की बातें बोलता है कि इन्होंने पैसा खा गया, ये नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। चार चार बार दिल्ली जाना, कैट जाना, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, इतने पैसे खर्च करना, अपना कोचिंग बंद करके दिल्ली में 10 दिन तक डेरा डालना, ये छोटा मोटा साधारण काम नहीं है। एक बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना कितना बड़ा बात होता है और कितने पैसे खर्च होते हैं। छोड़िए पैसे तो छोड़ दीजिए, मेहनत कितना लगता है, इस सब चीजों को लाज नहीं करता, कितना मेहनत लगता है। आप हमारी बातों को गौर करिएगा, एक आदमी अकेला लड़ तो रहा है यार, और इसके पीछे आप इसके पैर ऐसे खींचे जा रहे हैं जैसे हम आपका निजी दुश्मनी है आपसे मेरा। अरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, हम मर तो नहीं गए, साल भर से तो पढ़ा रहे हैं, क्या क्या ही फर्क पड़ता है। और हमारे बच्चे तो कई सारे ग्रुप डी का फॉर्म ही नहीं भरते हैं, हमारे बच्चे अधिकतर फॉर्म नहीं भरते। कारण क्या है कि वो आईटीआई का बढ़िया से तैयारी कर रहा है, वो इसरो में जाना है, उसको डीआरडीओ में जाना है, उसको पीएसयू में जाना है, उसको बिजली विभाग में जाना है। ये ग्रुप डी वाले के लिए बच्चे तैयारी नहीं करते हैं हमारे, लेकिन क्या है कि वहां आईटीआई को मौका मिलता है तो मैं लड़ रहा हूं। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि ये ईमेल आईडी है बाबू, इस ईमेल आईडी पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना ट्रेड लिखकर मेल कर दो, या अपना रिज्यूम भेज दीजिए, किसी भी तरीके से अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। और आपको बस इतना ही करना है कि दिल्ली जाकर पिटिशनर बन जाना है। अब पिटिशनर बनने के फायदे बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग लॉजिकली जिस लॉजिक को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसमें जीत मिल जाती है ना, तो एक तो आपको फायदा ये होता है कि कभी कभी जो पिटिशनर होते हैं उनको ही मौका मिल जाता है ना, उनको मौका दे कि चलो भाई इनको नौकरी पर रख लिया जाए, है ना, एग्जाम वगैरह होगा, नौकरी पर आपको हो सकते हैं आप। एक तो ये फायदा होता है। और घाटा क्या होता है, घाटा कुछ भी नहीं होता है, जीते तो आपको मौका मिल जाएगा, नहीं जीते तो कोई बात नहीं। दूसरा कि अगर ऐसा होता है, अगर 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 2 तारीख का बदलाव होता, उस पर अगर हम लोग लड़ रहे थे तो फायदा केवल एक ही मिलता कि जो 32,000 पोस्ट था उसमें आईटीआई को मौका मिलता, बाकी मौके नहीं मिलते। लेकिन इस बार का जो पॉइंट है ना कि भाई लोअर क्वालिफिकेशन के साथ हायर क्वालिफिकेशन को नहीं बैठा सकते हैं, तो हमेशा के लिए ग्रुप डी में, रेलवे में आईटीआई लागू हो जाएगा। रेलवे के ग्रुप डी का जो टेक्निकल विंग है उसमें हमेशा के लिए आईटीआई लागू हो जाएगा। हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक निवेदन है, चाहे कॉलेज के डायरेक्टर हो, चाहे किसी आईटीआई संगठन के नेता हैं आप, चाहे आईटीआई के छात्र हैं, किसी भी तरीके से आईटीआई से आप जुड़े हुए हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप अपना रिज्यूम जरूर भेजिएगा। और वैसे रिज्यूम प्लस में अपना डिटेल्स भेजिए, नाम, मोबाइल नंबर लेकर, ट्रेड लेकर। और वैसे बच्चे की आवश्यकता है जो दिल्ली आए, एक बार आना पड़ेगा दिल्ली, साइन करना होगा, एफिडेविट में आपका नाम जाएगा, तो एक बार आपको दिल्ली फिजिकली आना होगा साइन करने के लिए, इसके बाद आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, इस सब के आसपास के जो बच्चे हैं, यूपी के जो बच्चे हैं, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि रिज्यूम अपना भेज दीजिए, अपना डिटेल्स भेज दीजिए, जैसे इस वजह से हम आपको मतलब मदद कर पाए, चीजों को बेहतर कर पाए। क्योंकि देखिए पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं और ये आखिरी लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं, आज के बाद हम भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पीछे हट गया, अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, सोच लीजिएगा, कोई नहीं खड़ा होगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते तो मुझे केवल 10 बच्चे चाहिए। पिछले बार हमने जो केस किया था उसमें 4 बच्चे ही नहीं मिल रहे थे, वो तो गौरव जी के भाई हुई, इधर उधर से जोड़ जाड़ के कैसे कैसे हम लोग लाए थे, मतलब गार्जियन तक नाम तक देने से डरते थे। इसी वजह से तो हम गुलाम हैं, इसी वजह से आईटीआई को कोई नहीं पूछता है। गुलाम का मतलब यहाँ हुआ कि आपको, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि आप डरते हैं, आप अपनी हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। आपके अंदर में संवेदना मर गई है, जमीर जिंदा ही नहीं है आपका। आजाद देश के नागरिक है भाई, देश हमारा भी है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जब तक बोलिएगा नहीं तब तक मिलता कुछ भी नहीं है। गूंगों को कभी अधिकार नहीं मिलता है, बोलना पड़ेगा। जिस देश के लोग गूंगे हो जाए ना, जिस देश के लोग अपने अधिकारों को मांगना भूल जाए, जिस देश के लोग आलसी हो जाएं, वो देश हमेशा से गुलाम हो जाता है और देश की वृद्धि रुक जाती है, देश विकसित नहीं हो पाता है। तो इस तमाम चीजों से दूर हटना है। अगर आपको अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो आपको आगे आना होगा। बाकी आप समझते ही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे देंगे, वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, स्वागत रहेगा। थैंक यू।